कभी सोचा है कि एक समंदर और एक बहर में असल फर्क क्या है? या एक खलीज और एक खाड़ी में? ये नाम अक्सर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दरअसल इनमें बड़े फर्क हैं। तो आइए पानी की इस खूबसूरत और पेचीदा दुनिया में गौता लगाते हैं और इनके राजों को समझते हैं। चलें सीधा असल बात पर आते हैं। इस तस्वीर को देखें। क्या ये एक बे है या गल्फ? क्या ये एक सी है या ओशन? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमें उलझन में डाल देते हैं, लेकिन फिक्र ना करें, इस सफ़र के आखिर तक इन सब के जवाबात बिल्कुल वाज़े हो जाएंगे। तो फिर तैयार हैं? आइए अपने सैयारे के पानियों के एक अजीम सफ़र पर निकलते हैं। मकसद ये है कि हम साहिली इलाकों को देखने और पहचानने के माहिर बन जाएं। ये कोई खुश्क लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक दिलचस्प खोज होगी। हम अपनी तलाश का आगाज़ सबसे बड़ी चीज़ों से करते हैं, ओशन और सी, यानी बहर और समंदर। ये हमारे सैयारे की सतह पर छाए हुए हैं, लेकिन इनको अलग करने वाली लकीरें अक्सर धुंधली सी लगती हैं। चलें इस धुंध को साफ करते हैं। जब हम बहर और समुंदर को साथ साथ रखते हैं तो तीन बुनियादी फर्क सामने आते हैं। एक तो उनका साइज, दूसरा ये कि वो ज़मीन से कैसे जुड़े हैं, और तीसरा उनकी गहराई। यही तीन चीज़ें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो सबसे पहले ओशन यानी बहर। ये हमारे सैयारे पर पानी के सबसे बड़े, सबसे वसी ज़खायर हैं। सोचें, ज़मीन की सतह का तकरीबन 71% हिस्सा यही है। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें बर्राज़मों ने घिरा हुआ है। जब हम बहर की बात करते हैं तो जहन में बहरुल काहिल और बहरे ओकियानुस जैसे दिवाहिकल नाम आते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे मौसम और आबो हवा को चलाता है। इनकी गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करें, 11,022 मीटर। जी हाँ, ये बहरुल अकाहिल में मारियाना ट्रेंच की गहराई है, जो हमारी ज़मीन पर सबसे गहरा मकाम है। ये इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी के ऊपर 1 किलोमीटर से ज़्यादा पानी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं समुंदर की। अगर बहर एक वसी खुला मैदान है तो समुद्र उसका वो हिस्सा है जो किसी हद तक ज़मीन से घिरा हुआ है। ये बहर के बाजुओं की तरह हैं जो बर्राज़मों के अंदर तक फैले होते हैं। बहरिया रोम या बेर अरब के बारे में सोचें, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका ज़मीन से गहरा ताल्लुक है और यही चीज़ इन्हें मुनफरिद खुसूसियात देती है। समंदर की एक बहुत ही दिलचस्प बात उनकी नमकियात यानी खारेपन में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर बहरा रूम में ज़्यादा बुखारात बनने की वजह से ये औसत बहरे से ज़्यादा नमकीन है। दूसरी तरफ बहरा बाल्टिक है, जिसमें बहुत से दरियाओं से मीठा पानी शामिल होता है, जो इसकी नमकियात को बहुत कम कर देता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह मकामी जोग्राफिया पानी की केमिस्ट्री पर असरअंदाज होता है। ठीक है, अब जब हम बड़े पानियों से साहिल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें और भी दिलचस्प शक्लें मिलती हैं। चलें उन जगहों को देखते हैं जहां पानी ज़मीन को तराशता है, यानी गल्फ और बे, जिन्हें हम खलीज और खाड़ी भी कहते हैं। एक गल्फ यानी खलीज को ऐसे समझें जैसे पानी ने ज़मीन में एक गहरा और तंग रास्ता काट दिया हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका तंग दहाना है। ये समंदर का एक बड़ा हिस्सा है जो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जैसे कि मशहूर खलीज फार्स जो 3 तरफ से ज़मीन में घिरी हुई है। इसके बरअक्स एक बे यानी खाड़ी है। ये साहिल में एक चौड़ा खुला हुआ मोड़ होता है। गल्फ के तंग दहाने के मुकाबले में बे का दहाना बहुत वसी और खुला होता है। खलीज बंगाल इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये इतनी बड़ी है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी बे कहा जाता है, और ये एक नर्म नीम दायरे जैसी शक्ल बनाती है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, सारा खेल दहाने का है। गुल्फ का दहाना तंग होता है जैसे किसी बोतल का मुंह, जबकि बे का दहाना चौड़ा होता है जैसे एक खुले प्याले का किनारा। बस ये याद रखें, एक गहरा और तंग, दूसरा वसी और खुला। ठीक है, तो हमने बड़े आबी अजसाम और साहिली शक्लों को देख लिया। अब आइए इन अहम आबी गुजरगाहों पर नज़र डालते हैं जो इन सब को आपस में जोड़ती हैं। ये पानी की दुनिया की कुदरती शाहराहें हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट यानी आबनाई की। ये 2 बड़े आबी अजसाम को जोड़ने वाला एक तंग कुदरती रास्ता है जो 2 ज़मीनी हिस्सों के बीच से गुजरता है। आबनाए हुरमज़ इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो खलीज फ़ार्स को बहीरा अरब से मिलाती है। ये बिल्कुल एक आबी पुल की तरह काम करती है। और चूंकि ये रास्ते इतने तंग होते हैं, इसलिए ये आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम बन जाते हैं। दुनिया का ज़्यादातर तेल और तिजारती सामान इन्हीं तंग आबनाओं से गुजरता है, जिसकी वजह से ये जुग्राफियाई और सियासी लिहाज से बहुत अहम है। इन पर कंट्रोल का मतलब एक तरह से आलमी मईशत पर कंट्रोल रखना है। और आखिर में आइए इन जादुई जगहों की तरफ चलते हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के पानी आपस में मिलते हैं।
یہ ملاب کے علاقے زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہمارے سیارے کا کچھ سب سے منفرد ایکو سسٹم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایسچوری یعنی دریا کا دہانہ۔ یہ وہ متحرک جگہ ہے جہاں ایک دریا کا میٹھا پانی سمندر کے نمکین پانی سے ملتا ہے۔ یہ ملاپ، جیسا کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا کم نمکین پانی بناتا ہے۔ یہ علاقہ مچھلیوں، پرندوں اور دوسری جنگلی حیات کے لیے ایک اہم نرسری کا کام کرتا ہے۔ اور پھر ہے لیگون یعنی ساحلی جھیل۔ یہ کم گہرے نمکین پانی کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو کھلے سمندر سے کسی رکاوٹ جیسے ریت کے ٹیلے یا مرجانی چٹان کی وجہ سے الگ ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹ اسے سمندر کی تیز لہروں سے بچاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا پانی اکثر پرسکون اور خوبصورت فیروزی رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ آرام کرنے اور منفرد سمندری زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ چلیں، اب جب کہ ہم نے اپنی فیلڈ گائیڈ مکمل کر لی ہے تو وقت ہے کہ اپنے نئے علم کو آزمایا جائے۔ کیا اب ہم ان آبی اجسام کو ان کی خصوصیات سے پہچان سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، زمین میں ایک گہرا کٹاؤ جس کا منہ تنگ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس کا اشارہ کٹاؤ کی گہرائی اور اس کے تنگ دہانے میں ہے۔ اور دوسرا سوال، پانی کی اس تنگ گزرگاہ کو کیا کہتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو جوڑتی ہو؟ ذرا اس قدرتی آبی پل کے بارے میں سوچیں جو دو بڑے زمینی ٹکڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو۔ بہت خوب، اب آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، دوبارہ زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں، یعنی ایک عالمی آبی جال۔ تو یہ رہا ہمارا ختمی خلاصہ۔ ہم نے سیکھا کہ بحر سب سے بڑا ہے جسے براعظموں نے گھیرا ہے۔ سمندر جزوی طور پر زمین سے گھرے ہیں۔ گلف کا دہانہ تنگ ہوتا ہے جبکہ بے کا دہانہ چوڑا ہوتا ہے۔ آبنائی ایک تنگ رابطہ ہے اور ایسچوری وہ جگہ ہے جہاں دریا سمندر سے ملتا ہے۔ یہ سب تمام تعریفیں مل کر ہمارے سیارے کے پانی کا نقشہ بناتی ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تمام پانی آپس میں جڑا ہوا ہے تو ایک جسم واقعی کہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں، لیکن اصل میں یہ سب ایک ہی عظیم عالمی بحر کا حصہ ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔